अर्थ प्रकाश के दर्शकों का स्वागत है। हम आज पीजीआई में पहुंचे हैं। टर्शरी केयर के मामले में पीजीआई चंडीगढ़ का एक अपना नाम है और यहाँ के डॉक्टर जो अलग अलग कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाए जा रहे हैं। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट यहाँ का अपने आप में जो है एक मुकाम हासिल कर चुका है और यहाँ डॉक्टर संतोष कुमार हैं, वरिष्ठ डॉक्टर प्रोफेसर संतोष कुमार, जिन्होंने हाल ही में एक कीर्तिमान बनाया है। वो कीर्तिमान बनाया है कि 4 रोबोटिक सर्जरी एक ही दिन में लगभग 8 घंटे ऑपरेट करके मरीजों का प्रोस्टेट जो है उसको ठीक किया गया है। उसके बारे में जानकारी लेते हैं। डॉक्टर संतोष हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये किस तरह से ऑपरेशन हुआ। हमने 4 रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी की। 4 सर्जरी तो लोग कर सकते हैं, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी जो कि एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी होती है, उसमें पेशाब के रास्ते का कंट्रोल को भी बनाए रखना पड़ता है और प्रोस्टेट के पीछे ही टट्टी का रास्ता होता है जिसे रेक्टम कहते हैं, उसको इंजर्ड होने से बचाना होता है। तो सुबह 8 बजे से शाम में 5 बजे के बीच में 4 रोबोटिक सर्जरी, जिसमें एनेस्थेसिया का भी समय होता है और क्लीनिंग का भी समय होता है। ये सारा करने के लिए पूरी एफिशिएंट टीम की ज़रूरत होती है। सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, टेक्नीशियन, इवन क्लीनिंग, ओटी क्लीनिंग वाले को भी एफिशिएंटली काम करना पड़ता है। तो सारे कॉम्बिनेशन के कारण हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कि 8 बजे से 5 बजे के अंदर आप 4 रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी, जिसे रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी कहते हैं, ये दुनिया में कहीं नहीं संभव हुआ है। जी। हम एक बहुत बड़ा कैंसर लोड वाले सेंटर हैं, जिसमें यूरोलॉजी के कैंसर जैसे किडनी कैंसर, किडनी में जो कैंसर होता है ये किडनी में है, इसमें कैंसर हो सकता है। पेशाब का थैली जो है इसमें कैंसर हो सकता है जी। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड है जी। जो कि ये हाँ प्रोस्टेट होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जी। और ये पेशाब का रास्ता होता है पेनिस में। जी। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसकी सर्जरी, इसमें ब्लैडर को भी बचाना होता है, पेशाब के रास्ता को भी बचाना होता है। पेशाब का रास्ता जो ये पेनिस है इसके अंदर से गुजरती होते हुए प्रोस्टेट से गुजरते हुए ब्लैडर में जाती है। जी। तो ब्लैडर को बचाना होता है, पेशाब के कंट्रोल को बचाना होता है, पीछे टट्टी का रास्ता होता है उसे बचाना होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, लेकिन हम 2004 से ये सर्जरी करते आ रहे हैं जी। और 2014 से रोबोटिक सर्जरी करते आ रहे हैं। जी। इंडिया में सेकेंड रोबोट जो आया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के बाद पीजीआई चंडीगढ़ में आया। जी। और इधर 10 से 11 सालों में हमने इतने रोबोटिक प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी की कि मुझे सर्जरी करना केक वॉक लगा। जी। जी। और मैंने इफिशिएंटली ही 4 प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक ही में हमने खत्म कर लिया। जी। मैंने गूगल सर्च किया कि किसी ने ऐसा कर रखा है क्या। इससे पहले हमने 3 प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी एक दिन में किया था, साथ में किडनी ट्रांसप्लांट भी किया था। जी। लेकिन इस बार 4 प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हमने किया और गूगल सर्च करने पे पाया कि किसी एक सर्जन ने एक ही रोबोट के द्वारा इतने इफिशिएंटली प्रोस्टेट कैंसर 4 प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट का इलाज किया हो, रोबोटिक सर्जरी किया हो, ये वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। जी। मैं कोशिश करूंगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे भेजा जाए, जिससे कि वो इन्हें हमें इनरोल कर ले कि भाई ऐसी चीज हुई है पीजीआई में। जी। डॉक्टर साहब 25,000 के करीब आपने सर्जरी पता लगा है कि करी हुई है। और अगर हम बात करें प्रोस्टेट की, एक जनरल बात करें तो प्रोस्टेट का क्या समस्या और कितने उम्र के लोगों को ये समस्या होती है और क्या ध्यान रखना चाहिए? प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम होती है वो 30 साल के लोगों को भी हो सकती है, जिससे ब्लैडर नेक हाई हो सकता है और पेशाब की दिक्कत हो सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक सेक्स ग्लैंड है, जैसे कि ये आप देखेंगे, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ब्लैक सा जो दिख रहा है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ब्लैडर है।
और ये सेमिनल वेसिकल्स होता है जिससे सेमेन बनते हैं। प्रोस्टेट का जो सेक्रेशन होता है जी। वो मर्दों के सेमेन के वॉल्यूम को बढ़ाता है और जो स्पर्म होते हैं, शुक्राणु होते हैं जिससे बच्चे पैदा होते हैं, उसके हेल्थ को मेंटेन करता है। ये सारा टेस्टिस जो है, अंडकोश जिसे कहते हैं, वो भी इस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। पेनिस भी इस सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ब्लैडर भी इस सिस्टम से कनेक्टेड होता है जी। और इसमें हर चीज का आपको ख्याल रखना पड़ता है जी। तो ये मेल का जो ऑर्गन है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, जो कि एक सेक्स ऑर्गन है। तो मिडिल एज में 40 से 45, 50 साल में, 35 साल में, 30 साल में इस ग्लैंड में इन्फेक्शन भी हो सकती है यदि आपने सेफ सेक्स नहीं किया हो, आप मल्टीपल पार्टनर हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इन्फेक्शन होती है, या हाइजीन अच्छी तरह मेंटेन नहीं है तो इस प्रोस्टेट ग्लैंड में भी इन्फेक्शन होती है, या पेशाब के पेनिस के रास्ते में कोई रुकावट हो, स्ट्रक्चर हो, नैरोइंग हो तो प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन हो सकती है जी। तो ये इन्फेक्शन एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस करके होती है, पेशाब में जलन, दर्द, ये सारे, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, तुरंत सेमेन बाहर निकल जाना सेक्स के दौरान जी। या सेक्स के दौरान पेन होना जी। ये भी हो सकती है। ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम रिलेटिवली 30 से 40, 45, 50 साल के लोगों में होती है। जनरली डॉक्टर साहब किस तरह के मरीज जो हमारे पास पीजीआई में जो है पूरे नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि यहाँ पे मरीज आते हैं, किस तरह के मरीज हमारे पास रहते हैं? देखिए, इसमें एक तो ये हुआ यंग एज में क्रोनिक प्रोस्टेटाइटिस का पेशेंट हो गया जी। उसके बाद 50, 45 से 60 साल के बीच में दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गई हो जिसके कारण पेशाब में रुकावट, बार बार पेशाब आना, अर्जेंसी के साथ पेशाब आना, पेशाब रोक नहीं पाना। लेकिन हम हर पेशेंट का पीएसए करा के देखते हैं कि किसी में प्रोस्टेट कैंसर तो नहीं हो, क्योंकि कैंसर तो कहीं भी फैल सकती है जी। सिंपल प्रोस्टेट बढ़ना, उसका दूरबीन से सर्जरी हो सकती है, मेडिसिन दे सकते हैं, लेजर से सर्जरी हो सकती है, यूरोलिफ्ट भी सर्जरी होती है। लेकिन कैंसर की जो सर्जरी होती है वो रोबोटिक सर्जरी होती है जी। और जब ये कैंसर फैल जाती है तो फिर हार्मोनल ट्रीटमेंट, बहुत तरह के ट्रीटमेंट आते हैं जो कि एक कॉस्टली अफेयर्स हो जाती है। तो हर तरह के पेशेंट आते हैं हमें, यंग पेशेंट 40 साल से जो कि प्रोस्टेट में पेन लेके आते हैं, इन्फेक्शन लेके आते हैं, प्रोस्टेट में रुकावट लेके आते हैं, पेशाब में रुकावट लेके आते हैं, कभी कभी किडनी फेलियर, प्रोस्टेट के कारण किडनी फेलियर, रुकावट के कारण किडनी फेल होती है, वैसे पेशेंट आते हैं। कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर जो कि प्रोस्टेट के अंदर ही है जिसका रोबोटिक सर्जरी करके हम इलाज करते हैं। कभी कभी पेशेंट का प्रोस्टेट कैंसर फैली हुई है जी। वो पेशेंट आते हैं। साथ साथ ये किडनी है तो किडनी के कैंसर का भी पेशेंट आते हैं। किडनी हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है जी। तो यदि कैंसर छोटा होता है तो किडनी को हम बचा लेते हैं जी। यदि कैंसर पूरे किडनी को इन्वॉल्व हुई, इसकी खून की नली जो ये देख रहे हैं लाल वाली, ये खून की नली है। एक से लाल वाली से खून आती है और ब्लू वाली से खून वापस लौटती है। किडनी फिल्टर करती है, ब्लड को साफ करती है जी। तो जब ये खून की नली इन्वॉल्व हो जाती है, ऐसे कंडीशन में किडनी को सेव करना मुश्किल होता है। जब कैंसर खून की नली को भी इन्वॉल्व करती है जी। तब पूरी किडनी भी निकालनी पड़ती है। खास कर ये ब्लैडर है, पेशाब का थैला है, इसका भी कैंसर बहुत कॉमन है और पंजाब में, हिमाचल में, हरियाणा में या पूरे देश में ये बहुत कॉमन है कि पेशाब के थैले का कैंसर स्मोकिंग से, इंसेक्टिसाइड से, पेट्रोलियम पोल्यूशन से ये पेशाब के थैले का कैंसर होता है जी। इसमें पेशाब के थैले का कैंसर इनिशियली दूरबीन के द्वारा इलाज करते हैं, लेकिन पेशाब के कैंसर की जड़ काफी डीप तक गई है तो ब्लैडर निकालना भी पड़ सकता है, ये भी है। तो सर, जो प्रोस्टेट कैंसर की हमने बात करी है, प्रोस्टेट कैंसर क्या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह है या कि वो कितनी देर बाद जो हो जाता है? प्रोस्टेट इनलार्ज हर पुरुषों का होना है जी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे बाल सफेद होती है, वैसे ही प्रोस्टेट भी बढ़ती है, ऑलमोस्ट सभी की बढ़ती है जी।
किसी की 2 ग्राम, किसी की 4 ग्राम, किसी की 50 ग्राम, किसी की 100 ग्राम भी बढ़ती है, जी। लेकिन बढ़ना तय है। जैसे स्किन में झुर्रियाँ पड़ती है, बाल सफेद होते हैं, वैसे ही प्रोस्टेट बढ़ती है। वैसे ही प्रोस्टेट की सिम्टम्स हर पुरुषों को कुछ न कुछ होती है। जी। ज्यादा होने पे दवा की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा होने पे सर्जरी की जरूरत पड़ती है, और कुछ लोगों को प्रोस्टेट कैंसर होती है। तो सर इसमें जैसे यूरिन अर्जेंसी की आपने बात करी, या यूरिन का जो फ्लो है उसको नहीं रोक पाते कई लोग, तो उसमें कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे कीगल एक्सरसाइज, या कुछ और तरह के तरीके हैं जिससे इसको जो है कंट्रोल किया जा सकता है प्रोस्टेट कैंसर को? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है कोई भी प्रोस्टेट एक्सरसाइज। एनलार्जमेंट इनलार्जमेंट को भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। जी। ठीक है। जी। पेशाब पहले तो इन्वेस्टिगेट करना होता है कि कोई गड़बड़ तो ना हो। उसके बाद कुछ मेडिसिन देते हैं यदि अर्जेंसी है तो। ठीक है। जी। और कुछ बायो फीडबैक मैकेनिज्म होता है, मेडिसिन के हेल्प लेके यदि ब्लैडर का के मसल में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी आ जाती है तो कुछ मेडिसिन के द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं, और थोड़ा मेडिटेशन एक्सरसाइज हेल्प कर सकती है, लेकिन वो ट्रीटमेंट नहीं है। जी। अब डॉक्टर साहब, किडनी में स्टोन की समस्या भी एक आम समस्या रहती है, तो वो किस वजह से होती है और इसके ऊपर किस तरह से जो है हम अंकुश लगा सकते हैं? डाइटरी कंट्रोल क्या रहता है कोई? किडनी में स्टोन की केवल एक प्रॉब्लम नहीं होती, केवल डाइट नहीं फैक्टर है। जी। बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसका भी रोल है। जी। जैसे पाराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, यदि पाराथायराइड हार्मोन बढ़ गई तो भी स्टोन बन सकती है। जी। विटामिन डी है, यदि कमी है तो भी स्टोन बन सकती है, ज्यादा हो गई तो भी स्टोन बन सकती है। जी। नॉन वेज ज्यादा खाने वाले को यूरिक एसिड ज्यादा बनते हैं तो यूरिक एसिड स्टोन बन सकते हैं। पानी कम पीने से भी स्टोन बनते हैं, क्योंकि यदि आप शरबत बना रहे हैं, चीनी डालते जाएं तो बाद में चीनी नीचे प्रिसिपिटेट करती चली जाएगी, या पानी में नमक डालते जाए और मिलाते जाए चम्मच से, थोड़ी नमक होगी तो घुल जाएगी, ज्यादा नमक होगी तो वहां जमा हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। जी। तो ऐसे ही क्रिस्टल बनते हैं बॉडी में। जब आप नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, साल्ट ज्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड बनते हैं। नमक जो होता है वो नमक जो होता है उसमें सोडियम के ऊपर यूरिक एसिड प्रिसिपिटेट कर जाती है, उसके ऊपर कैल्शियम प्रिसिपिटेट कर जाती है। तो ज्यादा नमक खाना, डिहाइड्रेशन, पानी कम पीना, पेशाब में रुकावट, ये सारे स्टोन बनाने के कारण होते हैं। जी। लेकिन जिनको स्टोन बार बार बनता है तो हर चीज का इलाज से अच्छा है कि पानी की मात्रा को इतनी रखे कि कम से कम 1.5 से 2 लीटर यूरिन बने। जी। खासकर गर्मी में, अभी तो ठंड का मौसम है, इतनी पानी नहीं पी सकते हैं, लेकिन पानी को गर्म करके पी सकते हैं। ठंडी पानी नहीं हो जिसे बार बार स्टोन बनने की प्रॉब्लम है तो गर्म पानी पी सकते हैं। साथ साथ जैसे पंजाब, हिमाचल, ये सब थोड़ा जो है बेल्ट है, पानी में मिनरल्स बहुत ज्यादा होने के कारण भी स्टोन ज्यादा बनता हुआ पाया गया है। जी। साथ साथ दूध पीने की जो अमाउंट है, जैसे जिनको बार बार स्टोन पी रहे हैं, पंजाब में ऐसा है, दिन में आधा किलो दही खा लेंगे, दोपहर में भी आधा किलो दही खा लेंगे, लस्सी भी पी लेंगे, और रात में एक बड़ी से गिलास में 1 लीटर आधी लीटर दूध पी लेंगे। तो जिनको बार बार स्टोन बन रही है, कैल्शियम रिलेटेड स्टोन बन रही है, उनको दूध पीने की मात्रा को 200 ml कर देनी चाहिए। जी। क्योंकि यदि आप दूध इतनी ज्यादा पीते रहेंगे तो भी हार्म है, यदि आप दूध बिल्कुल बंद कर देंगे तो भी हार्म है। जी। क्योंकि हड्डी से कैल्शियम निकल के ब्लड में आ जाएगी जी। और वो किडनी से फिल्टर होके, ये किडनी की नली है जिसमें स्टोन कभी कभी फंस जाती है। छोटी भी स्टोन इस किडनी की नली में फंस जाएगी तो ये ब्लॉक कर देगी। तो किडनी की नली में जब स्टोन होता है वो ज्यादा हार्मफुल है देन की किडनी में। जी। जैसे दरवाजे पे यदि कोई खड़ा हो जाए तो बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, वैसे किडनी की नली में यदि स्टोन फंस गई
तो यहाँ से जो यूरिन बनेगी निकलेगी नहीं, किडनी धीरे धीरे फूलता चला जाएगा और किडनी की फंक्शन खराब हो जाएगी। जी, जी। डॉक्टर साहब पथरी की जैसे हमने बात करी है, तो पथरी एक गॉल ब्लैडर में भी रहती है। गॉल ब्लैडर की पथरी और जो किडनी की पथरी है, उसके होने के कारण क्या सेम रहते हैं? नहीं, किडनी के पथरी होने, स्टोन होने के कारण डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, जी, और गॉल ब्लैडर के स्टोन होने के कारण डिफरेंट होते हैं। जी। वहाँ गॉल ब्लैडर डिजीज्ड हो गया, ओके, ठीक है, जी। किसी भी वजह से गॉल ब्लैडर डिजीज हो गया। गॉल ब्लैडर में एंजाइम्स, हार्मोन्स जमा होते हैं, एंजाइम्स जमा होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारा कुछ निकाल देता है। लेकिन जब गॉल ब्लैडर बीमार हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, उसमें जो चीज जाएगी धीरे धीरे जमा होते जाएगी और वो कोलेस्ट्रॉल वहाँ प्रेसिपिटेट होगा और स्टोन बनेगा। ऐसे ही पंजाब में गॉल ब्लैडर डिजीज बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ फैट इंटेक जो है वो बहुत ज्यादा है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बहुत कॉमन होते हैं। जो स्टोन्स बनते हैं 70 to 80 to 90% कोलेस्ट्रॉल स्टोन होते हैं, 10 से 15% दूसरे स्टोन होते हैं। जैसे कुछ बच्चे को थैलेसीमिया, ये सब के बच्चे को जिसके खून के ब्लड सेल हीमोग्लोबिन टूटते हैं, उसमें अलग तरह के स्टोन बनते हैं, बिलिरुबिन स्टोन बनते हैं, ठीक है, वो उसके कारण अलग होते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने के कारण अलग होते हैं। तीसरा, गॉल ब्लैडर बीमार हो गया उसके कारण स्टोन बनते हैं। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन के बनने का कारण और मैकेनिज्म डिफरेंट होता है, जबकि किडनी के स्टोन बनने का कारण डिफरेंट होता है। जैसे अभी आपने बताया कि फैट जो है ज़्यादा, फैटी खाना ज़्यादा खाते हैं और उसकी वजह से फैटी लीवर हो गया। फैटी लीवर से जो है वो गॉल ब्लैडर जो है डिजीज की तरफ जाना शुरू हो जाता है। फैट फैट एक रीजन होता है जी, गॉल ब्लैडर स्टोन का। फैटी फीमेल ऑफ 40, फेयर फैटी फीमेल ऑफ 40 कहते हैं। फेयर जो गोरी हो, रिलेटिवली फेयर हो, फीमेल हो, फैटी हो, थोड़ी मोटी हो, तो इनको गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होता है। तो एक बना हुआ है एक नियम कि लोग कहते हैं फेयर फैटी फीमेल ऑफ 40, ठीक है, में स्टोन का इंसिडेंस ज्यादा होता है। लेकिन ये नहीं है कि दूसरे को नहीं हो सकता है, पतले दुबले लोग को भी स्टोन हो सकते हैं जी, जी, यदि गॉल ब्लैडर बीमार है तो। जी। आपने सर यौन स्वास्थ्य को लेके बात करी। किस तरह के जो रोगी आपके पास यौन स्वास्थ्य को लेके आते हैं, यौन रोगी जो है आते हैं, किस तरह के मरीज रहते हैं? देखिए, हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनका कभी कभी सेक्स की प्रॉब्लम होती है, बिल्कुल इम्पोर्टेंस होती है, सेक्स हो ही नहीं पाती है, लेकिन फिर भी वो नीम हकीम से इलाज लेते रहते हैं और अपना शादी का जो लाइफ है, मैरिटल लाइफ को बड़े कॉन्फ्लिक्ट में डाल देते हैं। कभी कभी वाइफ छोड़ के भी चली जाती है, कभी डाइवोर्स भी हो जाती है। ऐसे पेशेंट आते हैं, जबकि सेक्स के प्रॉब्लम को, नपुंसकता को, इम्पोर्टेंस को आसानी से मेडिसिन के द्वारा या अन्य तरीकों से, जैसे पेनाइल इम्प्लांट भी होती है जो कि पेनिस में रोड डाल देते हैं यदि खून की नली ब्लॉक है या नर्व अफेक्टेड है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन डिसफंक्शन जिसे कहते हैं। जी। ये पेशेंट बहुत ही कॉमन होते हैं और इनको हर किसी न किसी तरह से 100% पोटेंट बनाया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी इस पेशेंट को हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, कभी कभी डायबिटीज की वजह से होती है। डायबिटीज वाला पेशेंट जो होते हैं वो यदि काफी समय हो गया है डायबिटीज, तो मेडिसिन से बिल्कुल रेसिस्टेंट होते हैं। ऐसे पेशेंट को पेनाइल इम्प्लांट की जरूरत पड़ती है जी। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि यदि इम्पोर्टेंस है तो अपना समय इधर उधर नहीं वेस्ट करके किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि फाइनल ट्रीटमेंट जो होता है सेक्स प्रॉब्लम का यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि पेनिस की एनाटॉमी क्या होती है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या होती है, कौन कौन सी बीमारी इसको इफेक्ट करती है,
कोई पेनिस में सर्जरी भी करनी होती है तो यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। बाकी लोग कुछ कुछ दवा देके टाइम तो पास करवा ही सकते हैं। और बहुत तो ऐसा होता है जो मेडिसिन यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं उसको क्रश करके पुड़िया बना लेते हैं, ठीक है, वो देते रहते हैं, ठीक है। ये सब तरह की चीजें बहुत चलती है। दूसरी चीज होती है शीघ्र पतन, जो कहते हैं प्री मैच्योर इजेकुलेशन जी। इसके कारण भी कपल में बहुत डिस्ट्रेस होती है। क्या होता है कि मेल जो होता है वो ज्यादा एक्साइटेड होता है और इसमें ज्यादा एक्साइटेड, यदि आप प्रोन देख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो आपकी लेटेंट पीरियड इतनी कम हो जाती है या प्रोस्टेट वगैरह में कोई इन्फेक्शन है तो उत्तेजना बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है जी, ठीक है। तो जैसे ही आप एक्साइटेड हुए प्री मैच्योर इजेकुलेशन हो गई, शीघ्र पतन हो गई। इससे क्या होता है, पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो सेक्स को लोग टैबू समझते हैं, डिस्कस करना भी पसंद नहीं करते हैं। इवन बहुत लोग फ्रेंड से भी डिस्कस करना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सेक्स भी एक, यदि आप पार्टनर हैं, ठीक है, कपल हैं, तो आपको आपस में शेयर करनी चाहिए। मेल को चाहिए ज्यादा एक्साइटेड ना हो। आप यदि बात करेंगे तो मेल और फीमेल को शिव एवं शक्ति के रूप में माना गया है, ठीक है। इसके बड़े प्रोस्पेक्ट में देखेंगे तो शिव जो होता है वो शांत होता है, ध्यान में मग्न होता है, और शक्ति होती है एक्टिव होती है, ठीक है जी। वैसे ही यदि मेल जो है वो शांत रहे तो शीघ्र पतन कम होगी। फीमेल यदि एक्टिव पार्टनर होगी तो वो पहले सेटिस्फाइड होगी। तो ये सारी चीजें को भी जानना चाहिए कपल को, खासकर न्यूली मैरिड कपल को, कि बेसिक चीज क्या है इसका। आप बहुत ज्यादा पोर्न देखेंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, सेक्स की दवा लेंगे बहुत ज्यादा, और अल्कोहल लेंगे, स्मोकिंग लेंगे, मल्टीपल पार्टनर करेंगे, मास्टरबेशन करेंगे जी, तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा होगी। सर, यौन स्वास्थ्य को लेके बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में रहती हैं और गुमराह भी करते हैं बहुत सारे जो नीम हकीम कह लो, और उन दवाइयों के नाम पे जैसे वियाग्रा है या और तरह की दवाइयाँ हैं। क्या ये एक स्वस्थ पुरुष को जो है, जिसको पेनाइल इरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए लेते हैं, तो क्या लेनी चाहिए या जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको कोई दवा नहीं लेना चाहिए जी, ठीक है जी। और मैक्सिमम दवा जो होती है उसका स्टैंडर्ड पता नहीं है, उसमें क्या होता है वो पता नहीं है। ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हैं वो काफी महंगा भी होता है। तो बिना किसी यूरोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से कोई सेक्स की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए जी। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की आपने बात करी, तो उसमें कुछ एक्सरसाइजेस भी रहती हैं कि उस एक्सरसाइज से हम इसको ठीक कर सकते हैं? एक्सरसाइजेज हैं जी। आपको पेरिनियल मसल एक्सरसाइजेज, आप देखिएगा कीगल एक्सरसाइजेज, जो मसल होती है जी, जो इजेकुलेशन होती है उसके लिए ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है जी। तो उस आप यदि पेरिनियल मसल का एक्सरसाइज करते हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज का रोल प्री मैच्योर इजेकुलेशन में है। और कभी कभी पेनिस काफी सेंसिटिव होता है, तो उसकी सेंसिटिविटी भी कम करने के लिए भी कुछ इंजेक्शन आती है, कुछ मेडिसिन आती है। तो किसी को भी ये प्रॉब्लम होता है तो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक उम्र के साथ जो है परफॉर्मेंस का या सेक्सुअल हेल्थ का अगर हम बात करें, वो रहता है प्रॉब्लम, तो उम्र का कितना रोल इसके अंदर रहता है? देखिए 50% पीपल जो होते हैं 50 साल के ऊपर से ऊपर होते हैं, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और प्रोस्टेट बढ़ने के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ता रहता है, ठीक है जी। और इसमें बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक्सरसाइज की कमी, फैटी फूड ज्यादा हो गई है, हर जगह ब्रेड पकौड़ा समोसा ये सारे फास्ट चीज, फूड, हाँ फास्ट फूड जो होते हैं,
हम पैदल चलना भूल गए हैं, हम्म। थोड़ी भी दूर चलेंगे तो गाड़ी से चलेंगे, जी। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिपिड का बढ़ना, हम्म। सनलाइट का एक्सपोजर कम होता चला गया, हम्म। विटामिन डी की डिफिशियंसी पूरा रैम्पेंट है। हम्म। हर आदमी को विटामिन डी की डिफिशियंसी है। विटामिन डी भी टेस्टोस्टेरोन बनाता है जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, उसकी भी डिफिशियंसी होगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगी, एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, डायबिटीज भी होगी, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, अल्कोहल, ये सारे चीज कंपाउंड कर रहा है इस प्रॉब्लम को, ठीक है। एक फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं और 50% कपल 50 साल के ऊपर से हैं जिनको सेक्स की प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग इसको बात नहीं करना चाहते हैं, सेक्स के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, शर्माते हैं, ठीक है। कहीं भी कुछ पढ़ के कुछ भी मंगा लेते हैं, कहीं भी जाके कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें वो डिस्कस कर सकते हैं कोई भी यूरोलॉजिस्ट को, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने ये पुरुषों से रिलेटेड कुछ जानकारियां जैसे बताई हैं, लेकिन महिलाओं में भी क्या ये सेम समस्याएं रहती हैं या उसकी वजह कुछ और होती है? महिलाएं में भी एज जैसे बढ़ती चली जाती है, हार्मोन्स की कमी उनमें भी कम होती है, तो उनका भी एक्साइटमेंट कम होता है, इंटरेस्ट कम होता है। साथ साथ महिलाओं को घर के जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, वो भी एक फैक्टर है जी। साथ साथ कोई एसोसिएटेड डिजीज जो है वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम या किसी अन्य तरह की प्रॉब्लम है, वो भी सेक्स लाइफ को इफेक्ट करता है। उसके बाद इन्फेक्शन जो होती है, गायनेकोलॉजिकल ट्रैक्ट की, जेनिटल ट्रैक्ट की इन्फेक्शन होती है, तो पेनफुल यदि हो गई यदि सेक्स, तो भी वो इंटरेस्ट से दूर रहेंगे। दूसरा है क्या कि इन्फेक्शन के अलावा कुछ कुछ चीजें जो होते हैं जैसे वेजाइनिस्मस, यदि हस्बैंड पूरी तरह अच्छी तरह सेटिस्फाइड नहीं किया, बहुत दिनों से प्री मेच्योर एजेकुलेशन है, तो फ्रस्ट्रेशन से उसमें वेजाइनिस्मस की एक बीमारी होती है कि पेनफुल वेजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये भी होती है जी। हार्मोन की कमी से सेक्स इंटरेस्ट भी कम होती है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एट्रोफी होते जाते हैं, धीरे धीरे कमजोर होते चले जाते हैं। तो जैसे मेल की प्रॉब्लम होती है उससे कुछ डिफरेंट फीमेल की प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि फीमेल को सेक्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फीमेल पैसिव पार्टनर यूजुअली होते हैं, थोड़ा हमारा सोशल जो ये है उससे कारण वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, टैबू रहता है, ठीक है। तो वो अभिव्यक्ति कम होती है फीमेलों की, मेल तो कहीं भी जाके वो अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कंसल्टेशन ले सकते हैं, फीमेल यूजुअली अवॉइड करती है जी। डॉक्टर साहब, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज अवेलेबल हैं आजकल जो मेडिसिन फील्ड के अंदर, तो वो क्या लेनी चाहिए अगर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, या कि वो भी एक डेंजरस रहते हैं? देखिए, मेल में भी हार्मोन रिप्लेसमेंट की थेरेपी होती है, फीमेल में भी होती है जी। मेल में मेल सेक्स हार्मोन होता है, फीमेल में फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, लेकिन हर चीज का एक गाइडलाइन बना हुआ है कि आप कब मेल सेक्स हार्मोन लेंगे, कब फीमेल सेक्स हार्मोन लेंगे। मेल सेक्स हार्मोन प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड होता है, इसलिए आपको पहले स्क्रीनिंग करना पड़ेगा कि प्रोस्टेट तो नहीं बढ़ी हुई है, पीएसए तो ठीक है, और कोई ये हार्मोन के कारण कोई हार्म्स तो नहीं हो सकता है। वैसे ही फीमेल में जो फीमेल सेक्स हार्मोन होती है वो कुछ कैंसर से रिलेटेड होता है, फीमेल की जो कैंसर होती है, एंडोमेट्रियल कैंसर या अन्य तरह के कैंसर, उससे रिलेटेड होता है, ओवेरियन कैंसर, इस सब से। तो कोई भी फीमेल हार्मोन यूज करने से पहले फीमेल को कोई गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना चाहिए, मेल को यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि मेल है फीमेल को ट्रीट कर रहे हैं जी। फीमेल का जो कैंसर होता है वो डिफरेंट होता है, मेल के कैंसर डिफरेंट होते हैं जी। एक सर, जैसे महिलाओं में मीनोपॉज की समस्या है,
क्या पुरुषों में भी इस तरह से एंड्रोपॉज की समस्या रहती है? एंड्रोपॉज बहुत ही कॉमन है। जी। एंड्रोपॉज की समस्या होती है तो उसके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट करते हैं मेनो, क्योंकि इसमें हॉट फ्लश भी आते हैं, मेल में भी आते हैं, फीमेल में भी आते हैं। जी। और मेल में हॉट फ्लश आते हैं जब प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट हार्मोनल ट्रीटमेंट करते हैं। फीमेल में जैसे हार्मोन के लेवल कम होते हैं तो हॉट फ्लश आएंगे, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, अचानक पसीना आ जाएगा, अचानक गर्मी लगेगी, अचानक ठंड लगेगी, कभी कभी इसके साथ डिप्रेशन भी होती है। तो कुछ मेडिसिन होते हैं जो इसको ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। एक तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, लेकिन जहां हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं कर सकते हैं, जैसे प्रोस्टेट कैंसर के केस में अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कैंसर का जो ग्रोथ हो रहा है वो हार्मोन्स पे डिपेंड कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पे डिपेंड कर रहा है। जी। तो आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देंगे तो प्रोस्टेट कैंसर बढ़ेगी। जी। इसलिए ऐसे कंडीशन में हम दूसरे मेडिसिन का हेल्प लेते हैं जो कि हॉट फ्लश को कम कर दे। कुछ फूड हैबिट चेंज करनी पड़ती है कि ये हॉट कम वाले। फ्लश को कम करे। जी। जी। तो अगर जनरल मतलब कैंसर की बात ना करें, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जैसे आपने बताया कि कुछ फूड्स हैबिट जो है चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह से जो फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बढ़ाने के लिए तो कोई विकल्प हैं इस तरह के? देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज से आपके हार्मोन्स ठीक रहेंगे, विटामिन डी की डिफिशियंसी ना हो, उससे भी आपके सीरम टेस्टोस्टेरोन वगैरह ठीक रहेंगे। जिंक जो है वो भी हार्मोन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विटामिन डी भी हार्मोनल सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट के लिए जरूरी है। अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, ये सारे चीज जो हैं वो हार्मोन के लिए अच्छे चीज माने जाते हैं। जी। क्योंकि रॉ मटेरियल होगा तभी उससे हार्मोन सिंथेसिस होगा। जी। जी। डायरेक्ट हार्मोन लेने से अच्छा है कि इन चीजों का हेल्प लिया जाए। उससे यदि ना ठीक हो तब हार्मोन थेरेपी देते हैं, लेकिन हार्मोनल थेरेपी लेने से पहले या तो मेल का जो कैंसर होता है उसको रूल आउट करना है, फीमेल का जो कैंसर होता है उसको रूल आउट करना है, और रेगुलर फॉलो अप करना पड़ता है कि कोई कैंसर ना डेवलप हो। जी। जी। डॉक्टर साहब, एक और समस्या जो रहती है, समस्या कहेंगे कि लाइफस्टाइल में जो बदलाव आया है, वो लाइफस्टाइल में बदलाव की वजह से घरों के अंदर जो है एक इंडियन सीट की बजाय टॉयलेट की और अंग्रेजी सीट जो है यूज करनी शुरू कर दी है। तो क्या जब हम पैरों के बाहर बैठ के जो है उस इंडियन सीट पे जो है अपने आप को निवृत्त करते थे, तो क्या उससे प्रोस्टेट की समस्या पे असर पड़ता है, उससे ठीक होती है, या ये भ्रम है? देखिए, आप कहते हैं ना स्क्वैटिंग पोजीशन, घुटनों के बल बैठना ना स्क्वैटिंग पोजीशन कहते हैं। जी। वो उससे तो प्रेशर पड़ेगा ब्लैडर पे, यूरिन क्लियर थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वो दब रही है, पेशाब की थैली दब रही है। लेकिन ये नहीं है कि आपको बीमारी है और आप बैठ के पेशाब करें तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐसी जो धारणा है वो सही नहीं है। साथ ही साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपके नी ज्वाइंट जो है, घुटने घिसते जाते हैं जी। और इंडियन स्टाइल टॉयलेट पे नी ज्वाइंट पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। नी ज्वाइंट के अंदर इतनी प्रेशर पड़ती है कि उसकी जो घिसने की गति है वो बढ़ जाती है। तो ये प्रूफ नहीं है कि आप बैठ के पेशाब करें तो पेशाब प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी प्रॉब्लम ये दे सकता है। हार्मोन्स की बात करी जैसे आपने, तो हार्मोन्स की वजह से जो है एक ब्रेस्ट कैंसर के केसेस महिलाओं में काफी रहते हैं। तो क्या पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं डॉक्टर? पुरुषों में बहुत रेयर होते हैं ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन पुरुषों का ब्रेस्ट कैंसर खतरनाक होता है। जी। हाँ, ज्यादा खतरनाक होता है। जी। फैलने का डर ज्यादा रहता है, लेकिन ये रेयर है, कॉमन नहीं। कॉमन नहीं है। डॉक्टर साहब, आप जो है अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिर में? मैं जनता को ये कहूंगा कि अवेयर रहें, आप अपने स्वास्थ्य के प्रति
अवेयर रहें, हम्म, कुछ ना कुछ पढ़ते रहें, नॉलेज बढ़ाते रहें हम्म, और क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें। हम्म, ठीक है, हम्म, सिंपल एडवर्टीजमेंट से लेके हम्म, एडवर्टीजमेंट पे मत जाएं, हम्म, क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें, हम्म, उनकी डिग्रियां देखें, हम्म, उन्होंने कौन सी डिग्री ले रखी है, कहाँ से उन्होंने डिग्री ले रखी है। हम्म, ठीक है, अपना नॉलेज स्वास्थ्य के प्रति भी बढ़ाएं। हम्म, लोग का इंटरेस्ट देखिए, मैं देखता हूँ पेपर में जो आती है 3-3 6 पेज, मैंने आज देखा 6 पेज थे, फिल्म स्टार इस सब के बारे में थे, हम्म, लेकिन हेल्थ पे कोई भी पेज नहीं था। हम्म, तो क्योंकि लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जी, आप जो डिमांड रहेगा वही फीड करेंगे। जी, ठीक है, जी, लेकिन एक बार हेल्थ की प्रॉब्लम होती है ना, हम्म, तो जमीन खिसक जाती है पैरों के नीचे हम्म, से। हम्म, तो हेल्थ पे भी आप, मैं देखता हूँ शादी में 50 लाख खर्च कर देते हैं, हम्म, लेकिन हेल्थ पे खर्च करने को तैयार नहीं है। हम्म, घड़ी स्टाइलिश पहनेंगे, हम्म, ठीक है, हम्म, कपड़े महंगे पहनेंगे, हम्म, लेकिन दवा लेने का बात होगा तो सोचेंगे कि सबसे कम कीमत पे दवा मिल जाए, घटिया ही सही। हम्म, ठीक है, हम्म, हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज पे कौन जाए। ठीक हम्म, है, हम्म, पार्टी के लिए वो गाड़ी लेके चल देंगे, हम्म, लेकिन हेल्थ के लिए एफर्ट नहीं डालेंगे। हम्म, अल्कोहल स्मोकिंग पे अंकुश लगाएं। अंकुश लगाएं, हम्म, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। हम्म, हर हर जगह मिट्टी, पानी, हवा, प्लास्टिक 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 हो गया। हम्म, ठीक है, हम्म, प्लास्टिक का यूज कम करें, हम्म, इंसेक्टिसाइड का यूज कम करें, जी, पॉल्यूशन कम करने में मदद करें, हम्म, पेड़ लगाएं। हम्म, ठीक है, हम्म, एक्सरसाइज करें, सुबह जल्दी उठें, हम्म, योगा करें, प्राणायाम करें। ठीक है, जी, क्योंकि देखिए, एलोपैथ आयुर्वेद का दोनों का अलग चीज है। हम्म, आयुर्वेद बीमारी होने पे ज्यादा काम नहीं करती है, हम्म, आयुर्वेद प्रिवेंशन के लिए है। हम्म, आपका दिनचर्या ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जी, प्राणायाम, योगा, आसन, ठीक है, हम्म, सारी चीज। ठीक है, लेकिन जब बीमारी हो गई तो फिर केवल इसके सहारे रहा नहीं जा सकता है। हम्म, फिर तो आपको कंसर्न सर्जन, फिजिशियन, डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट, जो भी गायनेकोलॉजिस्ट, उससे कंसल्ट करना ही पड़ेगा। हम्म, लेकिन बहुत लोग इस डिफरेंस को पहचानते नहीं हैं। हम्म, ठीक है, हम्म, तो उन्हें अवेयर होना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए, हम्म, नॉलेज बढ़ाना चाहिए। और न्यूज़पेपर वाले को भी थोड़ा सा ये चाहिए कि भाई, फिल्म स्टार, क्रिकेटर पे आप इतना लिख सकते हैं, लेकिन जो हेल्थ इसके के विषय बारे में भी में है, जानकारी दें। उसके विषय में भी आप शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम्म, लेकिन न्यूज़पेपर वाले भी क्या करें, जनता जो चाहेगी वही देंगे। जी, 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 ठीक है, जी, तो अपना एटीट्यूड बदलना चाहिए। जैसे कि आईपीएल पे हम्म, खर्चा करने के लिए कितने तैयार हैं। हम्म, 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 आईपीएल देखने जाना है, जी, तो वैसे ही हेल्थ के प्रति भी हमें तो पेन लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, जी सर, जी। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे मैं अंतिम सवाल पूछने जा रहा हूँ आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात करी थी एंटीबायोटिक का जो मिस यूज हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, एक आयुर्वेदिक की जो आपने बात करी कि आयुर्वेदिक ड्रग्स बहुत सारी मौजूद हैं मार्केट के अंदर, पद्धतियां दोनों अलग हैं, लेकिन अभी भरोसे की कहीं ना कहीं लोगों के अंदर कमी है। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि ये दवाएं जो है अपने आप, जिस तरह से लोग प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी जाके मार्केट में आयुर्वेदिक दवाई भी ले लेते हैं और एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं, तो इस तरह इसका क्या नुकसान होता है और किस तरह से जो है दिक्कत परेशानी ला सकती है ये? जैसे कि बाहर दूसरे कंट्री में हम्म, बिना प्रिस्क्रिप्शन की आपको कोई दवा ना नहीं मिलेगी। जी, इंडिया में वो है नहीं। जी, आपको जो दवा लेनी है काउंटर पे चले जाइए, आपको मिल जाएगी। हम्म, ये ठीक नहीं है। हम्म, यदि आयुर्वेद दवा लेनी है तो हम्म, आयुर्वेदाचार्य के पास चले जाइए। हम्म, ठीक है, हम्म, वो देखेंगे, बातें करेंगे, आपको दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। हम्म, ठीक है, हम्म, एलोपैथ के पास जानी है तो एलोपैथ के पास चले जाइए, हम्म, वो दवा प्रिस्क्राइब करेंगे। हम्म, क्योंकि अ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने मेडिकल सीट बढ़ाया है, हम्म, तो डॉक्टरों की कमी नहीं है। हम्म, अब
डॉक्टरों की कमी नहीं है, ऐसा है कि हर गांव में डॉक्टर अवेलेबल हो गया है। ठीक है, हम्म। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज बनाने की भी कोशिश है। अब क्वालिटी कितनी क्या हो पाएगी, उतनी टीचर की अवेलेबिलिटी है या नहीं, क्योंकि पहले स्टैंडर्ड गाइडलाइन थे कि इतने साल एक्सपीरियंस के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं मेडिकल कॉलेज में जी। ठीक है, तो आजकल दवाइयों की उपलब्धि भी बढ़ी हुई है, दवाइयाँ भी सस्ती करने की कोशिश हुई है। आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना जो है, जिसमें 5 लाख की फ्री ट्रीटमेंट मिल रही है जी। इससे हमने देखा है कि जो पेशेंट इलाज नहीं करवा पा रहे थे, उसके लिए कोई पुअर पेशेंट आता था तो सही मायने में हमें किसी रिच पेशेंट से मेडिसिन मंगवानी पड़ती थी पुअर पेशेंट के लिए जी। हम कुछ ना कुछ दवा अपने पास रखते थे, थैला रख, जब हम रेसिडेंट हुआ करते थे 25 साल पहले 1993 से 2000 तक हम थैले में कैरी करते थे कुछ मेडिसिन, कुछ इमरजेंसी मेडिसिन कि अवेलेबल नहीं हो और पेशेंट के पास पैसे ना हो तो कैसे उसकी जान बचाया जाए। जी। ठीक है जी। सर्जरी के दौरान भी कोई चीज अचानक, बहुत पैसे, कुछ पेशेंट अभी भी आ रहे हैं जी। जो कि गरीब हैं लेकिन को आयुष्मान कार्ड नहीं बना है जी। क्योंकि उसके रीजन है वो अनएजुकेटेड है, उतना नॉलेज नहीं है कि कैसे बनाया जाए या कुछ अन्य कारण से भी नहीं बने हो, तो ऐसे अभी भी पेशेंट आ रहे हैं लेकिन इसकी संख्या बहुत कम है जैसे पहले आम होती थी। तो बहुत लोगों को फायदा हुआ है इससे। जी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संतोष, यूरोलॉजी के जो है एक विशेषज्ञ डॉक्टर है पीजीआई चंडीगढ़ में, और जाना माना नाम है। 25,000 सर्जरी ये कर चुके हैं, अपने आप में बहुत अहम बात है। और नया रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाया कि एक ही दिन में 4 रोबोटिक सर्जरी की हैं, तो ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जो सरकार की योजनाएं आई हैं और मेडिसिन के क्षेत्र में जो है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं गरीब मरीजों के लिए आई है, और डॉक्टर अपनी ओर से भी कोशिश करते रहते हैं। सरकार की कोशिशें भी है, बहुत भरसक प्रयास चल रहे हैं। साजन शर्मा, कैमरामैन अजीत कौशल के साथ अर्थ प्रकाश के लिए चंडीगढ़ से।